राधे राधे बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 मैग्नेट के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है, विद मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ज्योग्राफिकली। कैसे? आओ देखो, पहले तो एक बात समझ लो, जो आपकी अर्थ है उसमें ये नॉर्थ और साउथ है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कि जो हमारी मैग्नेट होती है उसका कौन सा पोल कहाँ पर पॉइंट आउट करता है। हमारा नॉर्थ पोल मैग्नेट का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, लेकिन असलियत में नॉर्थ को किस पोल को पॉइंट आउट करना चाहिए, किसको अट्रैक्ट करना चाहिए? साउथ को। तो हम मान के चलते हैं अर्थ के अंदर एक उल्टा मैग्नेट रखा है, नॉर्थ की तरफ साउथ रखा है, साउथ की तरफ नॉर्थ रखा है, जो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सब डायरेक्शन की वजह से है। पहले ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन आई थी, उसके बाद मैग्नेट आई थी, इसलिए वो डायरेक्शंस उल्टी बन गई। अब अगर हम मान लें यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट करती है और कहाँ पे एंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट करती है मटेरियल के बाहर और साउथ में टर्मिनेट करती है ना। लेकिन अगर मैं ज्योग्राफिकली देखूं तो ज्योग्राफिकली साउथ से स्टार्ट करेगी और नॉर्थ पे टर्मिनेट करेगी। ये लगता उल्टा है, ये लगता उल्टा है नॉर्मल केस से, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट करके साउथ में जाती है स्पेस में, और मैग्नेट हमारी अर्थ में ये उल्टा होता है। अर्थ में उल्टा होने का रीजन क्या है, पहले उस बात को समझो। अर्थ में नॉर्थ और साउथ उल्टे क्यों दिखते हैं? क्योंकि नॉर्थ जो हमारी मैग्नेट का है वो अट्रैक्ट करेगा अर्थ के साउथ को। ठीक है, इसलिए ये उल्टा दिखाई देता है। आगे, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ सोलेनॉइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग बार मैग्नेट इज इक्वल। बार मैग्नेट और सोलेनॉइड को हम इक्वल कहते हैं। इसके लिए पूरी डेरिवेशन भी कराई थी मैंने, बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड। बार मैग्नेट और सोलेनॉइड को हम समान मान के चलते हैं। आगे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अच्छा, पहले तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। ये बोहर मैग्नेट्रॉन से निकल कर आया फॉर्मूला। तो वहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाला था वो था ई एल, यानी कि एंगुलर मोमेंटम अपॉन में 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये एंगुलर मोमेंटम है। याद करो, ठीक है, बात पे ध्यान देना। आप जानते हो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बोहर के पोस्टुलेट के हिसाब से? NH अपॉन में 2 पाई। तो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब तो आ गया, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। डी है इसका जवाब। ठीक है, अब एक और चीज देखो, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन तो ठीक हो गया, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये एल होता क्या है? एल होता है एंगुलर मोमेंटम। आप सारी बातें समझते हैं, ठीक है। एल होता है एंगुलर मोमेंटम, एल होता है मोमेंटम इनटू में रेडियस, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम है बेटा। ये सारे फॉर्मूले समझ लो। और बोहर ने कहा था ये होता है NH अपॉन में 2 पाई। अब H के बारी आती है। H होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। समझे? अगर कोई आपसे कहे बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो करंट की डायरेक्शन उससे उल्टी होती है, और इसी से है आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रही है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इनवर्ड होगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ठीक है। ये नोट में डाल लो सारी बात। ये क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बोहर मैग्नेट्रॉन समझ रहे हैं हम क्या होता है। आप जानते हो करंट क्या होता है?
चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज ई है, टाइम टी है, और आप जानते हो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस, एक चक्कर काटोगे तो 2 पाई आर आएगा अपॉन में टाइम, तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, ये आपका टाइम पीरियड है। इसको उठा के करंट की जगह पर रख दो, ई 2 पाई आर अपॉन में वी, तो करंट आया ई वी अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, अब करंट तो आ गया हमारा चार्ज इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और क्या चाहिए हमारे को, अब वो कह रहा है मुझे एल चाहिए, एल कहाँ से लाऊं, एक काम कर सकते हो, इसको मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड करो, जिससे एम भी बन जाए, आर भी चाहिए। एक मिनट रुको, अभी तो करंट आया ना, मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ी आया, पहले मैग्नेटिक मोमेंट बनाओ। मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया, ठीक है, करंट है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है ई वी अपॉन में 2 पाई आर। अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे आर से आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ई वी आर, पाई से पाई भी काट दो, लो अपॉन में 2, ठीक है। अब मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है जो चक्कर काट रहा है। तो म्यू क्या आया आपका, बोहर मैग्नेटोन क्या आया, बोहर मैग्नेटोन याद रखो होता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्या होता है ये, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हम छोटे m से दिखाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, बोहर के इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू से दिखाते हैं। तो म्यू ई हुआ आपका ई एम वी आर 2 me। अब इसको आप L कह सकते हो, ई एल 2 me। अब यही L है वो जो बना था NH अपॉन में 2 पाई, जहां से मैंने पीछे फॉर्मूला ड्राइव किया था, बात को समझो, ठीक है। इसको H को थोड़ा ठीक लिख लेते हैं, ये आपकी फ्री में डेरिवेशन भी हो गई, साइड में फॉर्मूला क्वेश्चन हो गया। आगे देखो, अ सोलेनॉइड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेटा मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, लेकिन मेरा पेपर नहीं है, आपका है, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, टाइम बचना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं यहाँ पे 900, हैज मैग्नेटिक मोमेंट 0.6 am², तो करंट कितना होगा, अभी बताया था मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई ए, एन टर्न्स के लिए एन आई ए, आई निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में एन ए, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसकी टिप थोड़ी छोटी कर दो, हाँ, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर, जीरो एवरीवेयर, हैविंग वेरी हाई वैल्यू, या वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है भाई स्ट्रेंथ, चौथा आंसर होना चाहिए, डी इज द ऑप्शन। आगे, द इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज 0.4, मैग्नेटिक फील्ड दिया 0.4 जी, पहले तो जी को टेस्ला में कन्वर्ट किया करो, जी आपकी एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। देन इट्स डाइपोल मोमेंट ऑन इक्वेटर इज व्हाट, आ जाओ जरा दो फॉर्मूले समझेंगे, एक तो इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन में आर की क्यूब। ये कहाँ से आता है बताता हूँ, ये एनालॉग है लेसन 1 का, लेसन 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इक्वेटर पे, याद करो, वो थी म्यू नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये आपको याद होगा क्योंकि लेसन 1 सब बच्चे 3-3 4-4 बार कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन में आर की क्यूब, और वहीं पे एक्सियल पोजीशन पे थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में आर की क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन को इक्वेटर कह देते हैं, एट इक्वेटर, ठीक है, एट इक्वेटर या ऑन इक्वेटर,
ठीक है, इंग्लिश तो वैसी महान है मेरी। और ये ऑन पोल्स, पोल्स पे क्या होगी, पोल्स पे होगी मैग्नेटिक फील्ड पोल्स की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में r की क्यूब। जरा देखो रिजेम्बलेंस देखो, ये एनालॉग है, यहाँ पर m जो था वो वहाँ पर p था और बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, यहाँ म्यू था, यहाँ एप्सिलॉन नॉट, समझो। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, चलो ये तो नोट की बात हो गई, इक्वेटर और पोल की बातें जो थी इसको नोट में डाल दो। अब ध्यान दो, हमें इक्वेटर पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r की क्यूब। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कह दिया। क्वेश्चन ने हमें दिया है मैग्नेटिक फील्ड ही दे दी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट पूछा है, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। r क्या रखोगे, रेडियस ऑफ अर्थ, ये पता होना चाहिए आपको, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को खोलना चाहो तो ऐसे खोल लो, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया, बीई मल्टीप्लाई में 4 पाई अपॉन म्यू नॉट मल्टीप्लाई में r की क्यूब, हो गया, ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में बच्चे कह रहे थे ऑप्शन गलत लगा दिया है, अब कोई टेंशन ही नहीं है, ऑप्शन खुद लगाओ, कैलकुलेट करो, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन मैग्नेटिक मेरिडियन of a certain place the horizontal component of earth magnetic field is this 0.25 g। क्या g को मैं 10⁻⁻⁴ टेस्ला लिख सकता हूँ, और डिप एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द अर्थ एट दैट लोकेशन इज व्हाट। तो ये क्या है, जो ऊपर वाली वैल्यू दी है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप पहले लिखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड कॉस डेल्टा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइड बाय कॉस डेल्टा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 0.25 10⁻⁻⁴ कॉस 60, ठीक है। आगे अ सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स है 100, कैरीज अ करंट 1 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, हो गया क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट होता है N I A, और यहाँ पर A क्या आएगा आपका πr²। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा हूँ मैं, बताओ, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ ठीक है, अभी करेक्ट है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, उसी के वजह से गॉस थ्योरम यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड लूप 0 आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड लूप 0 नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। तो इसका जवाब लिखो, अगर कभी ये लिखा आ जाए तो भी यही बोलना, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। और यहां क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट लूप जो है ना मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट आर अनस्टेबल, नहीं एक स्टेबल होगी एक अनस्टेबल होगी, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन वन स्टेबल व्हाइल द अदर इज अनस्टेबल, ये ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट,
ये निकालना पड़ेगा। पहले मैग्नेटिक मोमेंट खोलो। मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट अपॉन में करंट मल्टीप्लाई में एरिया। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम। एरिया पाई आर स्क्वायर। कुछ खुल रहा है? टाइम से खोल सकता हूँ मैं। आप जानते हो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई/टी। तो यहाँ से टाइम क्या बना? 2 पाई/ओमेगा। तो यहाँ से मैं इस 2 पाई/ओमेगा को पुट कर सकता हूँ। कर दो। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बना? चार्ज अपॉन में 2 पाई/ओमेगा इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई तो गया। क्यू 2 r² ओमेगा। अगर ये सब चीज़ें कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। देखते हैं, ये है हमारे पास ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ प्लेनर कॉइल हैविंग 12 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दिए आपको 12, कैरीज अ करंट 15 एम्पेयर। द कॉइल इज ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना 0.2 आई टेस्ला। इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस। अच्छा जी, ठीक है। सच दैट its directed area is 0.04 आई मीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, जो आपका एरिया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन सेम है। पहले ये समझो, ये एरिया है। चलो आगे देखते हैं। पहले इसके आगे क्या है, क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? मारो। हाँ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉइल इज व्हाट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कॉइल की? ठीक है, देखो भाई, ये करंट, ये एरिया है, ये इस एरिया की डायरेक्शन है और यही मैग्नेटिक फील्ड है। तो थीटा तो मुझे 0 दिख रहा है। मैं जानता हूँ एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट को छोटे हम से दिखा लो और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट यानी कि एम बी कॉस थीटा। कॉस तो 0 है यानी कि 1 बन गया। एम बी 1 माइनस का एम क्या होता है? एन आई ए बी। अब देख लो आपके पास समान क्या क्या है। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा क्या, नहीं भैया मैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, तो भी बात वही है, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। कॉस 0 लगाओगे तो भी 0 डिग्री है, दोनों के बीच में 1 ही आएगा। जैसा आपको करना हो वैसे सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यूं भी लिख सकते हो उसको, u इज इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी, और इसको कॉस थीटा में मत खोलो, आप इसको लिखो 0.2 आई टेस्ला मल्टीप्लाई में 0.04 आई मीटर स्क्वायर। अब बच्चे कहेंगे कि भैया इसको मल्टीप्लाई करो और निकालो वैल्यू। हाँ निकाल लो, और आई आई के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 1। रुको, गलती कर दी ना मैंने। एम की पूरी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ बी है। एम की वैल्यू क्या है? एन आई और ए। और यहाँ बी की जगह इसकी वैल्यू रखते हैं। देख, एन आई और ए। तो छोटा एम क्या बना आपका? नंबर ऑफ टर्न्स है 12, करंट है 15 एम्पेयर और ए है 0.04 आई। अब पहले इसको निकालो आई में, फिर यहाँ रखो माइनस में, डॉट प्रोडक्ट निकालो 0.04 आई का। अब देखो आई जब आई के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 बन जाता है। अब यहाँ पे इसकी एनर्जी आ जाएगी, याद रखना यूनिट जूल है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ठीक है सॉल्व करो उसको, फिर आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ ना, करंट के पास नेगेटिव साइन है, करंट के पास नेगेटिव साइन है तो मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव होगा, और बाहर भी नेगेटिव पड़ा, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव आंसर मुझे 2 दिख रहे हैं, बी और सी में से कोई एक होगा, चेक कर लेना। अब देखो
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ एक ही पॉइंट से निकल रही है, गलत है। ये एक दूसरे को काट रही है, गलत है। यहाँ पर देखो ये एरो ऊपर जा रहा है, इसके पीछे आ रहा है, ये आ रहा है, ये ठीक लग रही है, ये ठीक है। डी तो बिल्कुल ठीक है। सी में कोई गलती है? यहाँ से आया, खुला और गया। सी में अभी तो कोई गलती नहीं दिख रही। सी को चेक करो बेटा, इस सी में क्या गलती है। ठीक है, मुझे नहीं दिख रही। और डी तो बिल्कुल ठीक है, डी में कोई गलती नहीं है, आंसर डी होना चाहिए। सी हो तो बताना मेरे को। ठीक है, द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस वर्सेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज व्हाट। अब देखो, उसने मांगा है ग्राफ मैग्नेटिक मोमेंट, इसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, वर्सेस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n। n को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीछे ही तो बताया था मैंने आपको कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये जरूरी नहीं है कि वो यहां से पास करे जीरो से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ए आंसर होना चाहिए। अगला देखते हैं, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज व्हाट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ई अपॉन में 4πm एल, एच अपॉन में 2πm, सॉरी 2m। हाँ, अब ई ठीक है, 2m ई ठीक है, और ये होता है एन एच अपॉन में 2π। पूरा सॉल्व करें तो क्या आया? ई एच 2 मल्टीप्लाई में 2 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन बच गया। अब अभी तो उसने बोला है अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो तो एम क्या होगा? ई एच अपॉन में 4πm। अब चेक करो, ऑप्शन में है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी नीचे लेके जाना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम तो एल होता है, एल के अंदर ही तो एन था। चलो, ये हमारी वैल्यू है भाई एन के लिए, ई एच अपॉन में 4πm। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एन एच अपॉन में 2π। एन की वैल्यू तो 1 है, एच से एच कट गया, 2π से 2π कट गया, बचा क्या? ई अपॉन में 2m। ये जवाब होगा बेटा, ई अपॉन में 2m। चेक कर लेना आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने क्या किया, पहले मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? ई एच अपॉन में 4πm। यहाँ पे जो n था वो 1 हो गया, नहीं भी करोगे तो कट ही जाना है। और ये होता है NH अपॉन में 2π, और इसको काट दिया, ये फॉर्मूला लगाया हमने m अपॉन में h का। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम। अगला देखिए, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E is orbiting in circular path of radius r with uniform speed v। ठीक है, its magnetic moment is what। उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज E है? अभी जो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला करा है वही बनेगा इसका। ठीक है, हम यहाँ तक तो पहुंच गए थे, EV अपॉन में 2πr तक जब हमने डेरिवेशन करी थी। देखो, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज है E, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। वेलोसिटी को ऊपर ले गए तो आया EV अपॉन में 2πr। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नोट में डेरिवेशन कराई थी इसकी। मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, करंट है EV अपॉन में 2πr।
एरिया है पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कटा, पाई कट गया, एक आर कट गया, ई वी आर अपॉन में 2 है, देखो ऊपर जवाब कहीं क्वेश्चन में ई वी आर है, हाँ ई वी आर अपॉन में 2, ए ऑप्शन। ठीक है बेटा ध्यान दो, डेरिवेशन के हिस्से ही पूछ रहा है और कुछ नया नहीं कर रहा। A magnetic field at the center of circular loop of area A is B। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी। मैग्नेटिक फील्ड तो दे दी। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज व्हाट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई में एरिया, ये होना चाहिए लेकिन ऊपर कहीं नहीं दिया। अच्छा तो क्या करें, अब वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अभी तुम्हें क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। ठीक है अब क्या करें, ऊपर आर नहीं दिया, एरिया दिया है, करते हैं कोशिश। देखो मैग्नेटिक मोमेंट बी की जगह पर रखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर मल्टीप्लाई में एरिया। एरिया को अगर मैं खोलता हूँ तो एरिया रेडियस की फॉर्म में कट के रेडियस में जवाब देगा। चारों में से एक भी ऑप्शन हमें रेडियस का नहीं है, एरिया का है। तो एक काम करो, उल्टा काम करो, यहाँ से आप एक फॉर्मूला निकालो। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, एरिया बाय पाई का अंडर रूट। समझे, इसको रखना म्यू नॉट आई अपॉन में 2 अंडर रूट ए बाय पाई, इसको पकड़ के रखो, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 अंडर रूट ए बाय पाई, ऊपर भी ये आ रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट में गलती कर दी ना, मैग्नेटिक मोमेंट आई होता है बेटा, आई ए। बी की वैल्यू खोली म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, फिर बी की वैल्यू चलने दो ना इसको, बी की वैल्यू आई। अब यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड 2 अंडर रूट ए बाय पाई अपॉन म्यू नॉट, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आई। आई कितना है, 2 बी अंडर रूट ए पाई म्यू नॉट इंटू एरिया। ए इंटू एरिया तो दिख गया, डी आंसर होना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का। देखो इसमें ए ये रहा, अंडर रूट ए ये रहा, ए ये रहा, हाँ हो गया काम, अंडर रूट पाई ये रहा। ठीक है, डी ऑप्शन है बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 17। अगला पार्ट उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द डिप एंगल एट अ लोकेशन इन साउथर्न इज इतना, 18 डिग्री। गिवन उठाओ सिर्फ, डिप एंगल इतना है, तो डिप एंगल ब्रिटेन में कितना होगा, इसके लिए तो भूगोल छानना पड़ेगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा बेटा, मेरे हिसाब से ब्रिटेन जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ आता है, ठंडा प्रदेश है।
मान लो यहाँ ब्रिटेन आता है और ये इंडिया आता है, तो अगर आप पोल की तरफ जाते हो तो डिप एंगल बढ़ता है। एज वी मूव टूवर्ड्स पोल डिप एंगल इंक्रीज। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, मोर देन, जो हमारा है मोर देन 18। अब मेरी बात सुनो, अब ये अगर मैंने गलत बताया, मेरी बेटा ज्योग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, अगर उल्टा हो जाए, मान लो ये इक्वेटर की तरफ आए, वैसे मुझे पक्का पता है कि जो भी ब्रिटेन वगैरह वो ठंडा देश है तो ऊपर पोल्स की तरफ जा रहा होगा, ऐसे अंदाजा लगाया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए वैसे, क्योंकि इक्वेटर की पूरी जानकारी होना जरूरी नहीं है इस चैप्टर के लिए। आगे चलते हैं, फिर भी चेक कर लेना आंसर ए है कि बी है, क्या है। अगर लेस देन है इसका मतलब इक्वेटर की तरफ जा रहा है, ग्रेटर देन है इसका मतलब पोल्स की तरफ जा रहा है, याद रखना। ठीक है, मेन काम तुम्हारा ये है। चाहो तो मैं इस पॉइंट को एक बार समझा देता हूँ। आप अर्थ को लो और ये इक्वेटर बना लो, ठीक है, ये पोल्स बना लो। अब इक्वेटर पर डिप एंगल होगा 90, सॉरी पोल्स पर डिप एंगल होगा 90 और इक्वेटर पे होगा डिप एंगल 0। तो जब डिप एंगल बढ़ने लगे तो तुम पोल्स की तरफ जा रहे हो, पोल्स की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी डायरेक्शन अगर पोल्स की तरफ है तो डिप एंगल इंक्रीज करेगा, और इक्वेटर की तरफ है तो डिप एंगल कहाँ लिखो, डिक्रीज करेगा। दोनों तरफ यही चलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है साइंस के हिसाब से। ज्योग्राफी बेटा जमाना हो गया मैंने देखी नहीं है, इसलिए मुझे पता भी नहीं है इसका कि इसका एग्जैक्ट आंसर कि मतलब कहाँ होगा ब्रिटेन, वो आप चेक कर लेना। अगला चलता हूँ मैं। 100 टर्न क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स दिया तुम्हें 100, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, करंट दिया है तुम्हें 3.2 एम्पेयर। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आइए एन आइए एन आई पाई आर स्क्वायर, खत्म। ठीक है, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा इस चैप्टर के, सेम ही लग रहा है ये क्वेश्चन भी। अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, एरिया दे रखा है इस बारी, करंट दे रखा है, इट इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर and perpendicular to its length, allowing it to turn in a horizontal plane in a uniform magnetic field of this। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो 5 × 10⁻²। ठीक है, तो पहले तो आप इन तीनों से पकड़ के मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो। एन आई ए मांग क्या रहा है आपसे, द टॉर्क, और थीटा कितना बना रहे हो 30 डिग्री। अब टॉर्क क्या, पहले टॉर्क का फॉर्मूला समझो पूरा ढंग से। टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। ठीक है, आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, बी है, साइन थीटा है। मैग्नेटिक मोमेंट को मैं बार बार बड़े एम से दिखा देता हूँ, एम बी साइन थीटा। ठीक है, बड़े एम से मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि बड़े एम से एनसीईआरटी ने मैग्नेटाइजेशन दिखा रखा है। मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ टॉर्क, तो ये बन जाता है एम क्रॉस बी, यहाँ पर भी वो एन नल वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर की फॉर्म है, ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है। अगला क्वेश्चन, a closely wound solenoid's number of turns is 750 turns and area of cross section 5 × 10⁻⁴ meter square carries a current of 3 ampere। मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, एन आई, समझे। A circular coil of 25 turns radius इतना, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, टॉर्क निकालो। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, रेडियस दिया है, और क्या दिया,
करंट दिया है 5 एम्पेयर, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा NIA, और ए है आपका पाई आर स्क्वायर, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। टॉर्क निकालना है, वो क्या होगा MB, कोई साइन थीटा वगैरह दिया। देन द टोटल टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल फील्ड, नॉर्मल दिया है यहाँ पर वर्ड नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। M दिया है, B दिया है, साइन 91 है, क्वेश्चन खत्म। B कितना दिया है 0.5 टेस्ला, समझे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक मोमेंट एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल डू इज X। अच्छा, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज X, ठीक है। व्हेन बोथ करंट एंड रेडियस इज डबल, तो रेशियो क्या हो जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दो। हमारे पास पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होना चाहिए। एट द सेंटर क्या होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, अगर n टर्म्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, वो है IA। IA का मतलब I पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में M, म्यू नॉट I अपॉन में 2r अपॉन में I पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कटा, I कट गया, एक R कट गया, R नीचे और ऊपर वाले अलग, पता नहीं क्यों लिखे मैंने। ठीक है, एक R कट गया, और क्या बचा बस। तो यहाँ मुझे दिख रहा है म्यू नॉट अपॉन 2r, पाई भी बच रहा है, ये दिख रहा है B/M। ये है आपका X क्वेश्चन के हिसाब से। देखो ये R गलत काट दिया मैंने, R कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई हो गया, R का क्यूब बन जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर क्यूब X है। अगर करंट बढ़ा दिया जाए और रेडियस दोनों डबल कर दिया जाए, इफ, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ करंट एंड R विल डबल, तो क्या होगा B डैश बाय M डैश क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 2, R तो डबल कर दिया है, करंट है ही नहीं इस इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का क्यूब होता है 8, म्यू नॉट अपॉन 2r क्यूब, पाई बचा है, इसे हम x कहते हैं, तो 1/8x आएगा। B डैश बाय M डैश, चेक करते हैं कि क्या ये ऑप्शन है 1/8 का। हाँ, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। चेक कर लेना बेटा इसको, अगर कोई मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की हो तो। आगे, at a certain plane at a certain place the horizontal component of earth magnetism is this। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें दिया है, वो होता है अर्थ मैग्नेटिज्म कॉस डेल्टा, ये डिप एंगल होता है, वो दिया है 3G। अब G को मैंने आपको बताया टेस्ला में खोला करो, इसके SI यूनिट में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अर्थ की, अगर डेल्टा है 30 डिग्री तो BE होगी BH अपॉन में कॉस 30, खत्म करनी, समझे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, एट अ गिवन प्लेस ऑन अर्थ सरफेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज दिस।
एंड द टिप एंगल क्या होगा? आंसर देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई में कॉस डेल्टा। कॉस डेल्टा वो आपसे मांग रहा है, वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट। हो गया क्वेश्चन। डेल्टा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स बी एच बाय बी एम। बी एच कितना है? गिवन 2 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 की पावर -5। अब आप जानते हो कि कब होती है कॉस की वैल्यू हाफ, वही एंगल बन जाएगा। कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है भाई? 60 पे। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप एट द पोल और इक्वेटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, पोल्स पे डिप के एंगल होता है 90 और इक्वेटर पे 0। पोल्स पे डिप एंगल होता है 90 और इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री। समझो, इस क्वेश्चन में कहता है अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन 4 डिफरेंट ओरिएंटेशन एज शोन इन फिगर। ठीक है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, करते हैं। पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी है -mb कॉस थीटा। ठीक है, पहले तो ये पता लगाओ और उसके बाद यहाँ पे थीटा ढूंढना चालू कर दो। देखो, फर्स्ट केस में आपको थीटा कितना दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में और नॉर्मल में 180 डिग्री। सेकंड केस में देख कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। थर्ड केस में कितना दिख रहा है? अब थर्ड केस में जो थीटा है वो लेस देन 90 है और फोर्थ केस में मोर देन 90। बस आ जाओ, देखो पहले इन केस 1 2 3 4 थीटा 180, थीटा 90, थीटा लेस देन 90 और थीटा मोर देन 90। ये चार ऑप्शन है। अगर थीटा 180 है तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा क्या होगा? -1, इसमें 0। अब अगर थीटा 90 से कम है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और लेस देन 1, पॉजिटिव और लेस देन 1, और यहाँ पर नेगेटिव और लेस देन 1। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इसमें u में वैल्यू रखता हूँ नेगेटिव तो फर्स्ट केस में कितनी आती है? माइनस एम बी, यानी कि प्लस का एम, ये सबसे ज़्यादा लग रही है। सेकंड केस में कितनी आती है? 0। थर्ड केस में कितनी आती है? -mb, और फोर्थ केस में कितनी आती है? और ये -mb से कम आएगी और यहाँ पर +mb से कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई, फर्स्ट में सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन सा था? डिक्रीजिंग। ध्यान रखना बेटा, ऑर्डर ही गलत मत कर देना। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट में सबसे ज़्यादा है, चारों ऑप्शन में से फर्स्ट में जो ज़्यादा है वो है ये 2 केस। चलो 2 तोड़ गए। इसके बाद फर्स्ट के बाद ज़्यादा है पॉजिटिव एम बी, यानी कि फोर्थ में बी ऑप्शन होना चाहिए। आगे भी चेक कर लेता हूँ। उसके बाद 0, फिर नेगेटिव। ठीक है, बी ऑप्शन है। चेक करो बेटा इसको, 2 मिनट इसको स्क्रीन को रोको और इन चीज़ों को चेक करो। यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर, एक जेट प्लेन है जो ट्रेवल कर रहा है वेस्ट में। ठीक है,
450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अच्छा स्पीड दे दी 450 मीटर पर सेकंड। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज दिस, अब मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको 4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला और डिप एंगल है 30। अब डिप एंगल दिया है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खोलने में आसानी होगी, बी ई कॉस थीटा, ठीक है। और क्या चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट मांग रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे cos 30 रख के बी ई की वैल्यू निकाल लो, बी एच अपॉन में cos 30, ठीक है। बी एच है, cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं। उसके बाद बारी आती है वर्टिकल कंपोनेंट की। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, बी ई साइन थीटा, साइन थीटा है, बी ई है, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी की ज़रूरत ही नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी बेटा, ठीक है। चलो सीधा वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। चलो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहली बात, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी कॉस डेल्टा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा बोल लो या कर्ली बोल लो, इसका मतलब होता है डिप एंगल। एक है वर्टिकल कंपोनेंट बी बी, बी साइन डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट को कैपिटल बी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैपिटल एच से भी दिखा सकते हो। तो अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं बी ई क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो होगी अंडर रूट ऑफ बी एच का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है इनकी, यानी कि टेन डेल्टा क्या आया, वो आएगा बी वी अपॉन में बी एच। और अगर इसका वी और एच ले तो ये लो, जो मर्जी यूज़ करो, वी बोलो, जैसे मैंने यहाँ पे वी लिख दिया जल्दीबाजी में, तो बी वी या वी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डिपार्ट्स फ्रॉम इट्स, Earth's magnetic field departs from its dipole shape substantially at a large distance, इतना किलोमीटर, ठीक है। The responsible factor for this distortion is what? देखते क्या क्या दिया हुआ है, मोशन ऑफ आयंस इन अर्थ्स आइनोस्फेयर, दूसरा मोशन ऑफ आयन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ये तो एक ही बात है, लेकिन आइनोस्फेयर इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमें पता है आयंस जो है वो आइनोस्फेयर में होते हैं। तीसरा मोशन ऑफ आयन इन अर्थ्स लिथोस्फेयर, ये बात ही गलत है। मोशन ऑफ आयन इन स्पेस, ये आंसर लग रहा है। कह रहा है द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डिपार्ट फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की अपनी डाइपोल शेप से डिपार्ट करती है और कहाँ तक फैली रहती है, 3000 किलोमीटर तक। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अर्थ का आइनोस्फेयर, उसमें जो आयंस मोशन कर रहे हैं वो, तो ए ऑप्शन होना चाहिए। अब देखो मेरे को इस वाले क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आई, ठीक है, वही इंग्लिश भाषा की कमजोरी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। लिथोस्फेयर अर्थ पर होता है, सरफेस पर, ठीक है, उसमें आयंस कहाँ से आ गए, ठीक है। दूसरा एटमॉस्फेयर में सारी लेयर्स आती हैं, स्पेस में हमारी अर्थ का कोई मैग्नेटिक या दूसरा इफेक्ट हम जज नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखा कि ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर ड्रॉन बाय कीपिंग मैग्नेट वर्टिकल देन द नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट विल बी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट कितने आएंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट होता कैसे और कहाँ होता है। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं मैग्नेट को वर्टिकली रख के, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब तो 1 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स, या न्यूट्रल पॉइंट्स होता क्या है पहले उसकी बात। तो पहले हम ये समझते हैं इस वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया है ये न्यूट्रल पॉइंट है क्या। अब जरा ध्यान दो, एक एक करके चीज को समझना। नाम क्या है, न्यूट्रल पॉइंट, मतलब नाम से पता चल रहा है जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो या जीरो हो। न्यूट्रल पॉइंट जहां कंपास
फ्री हो रोटेट करने के लिए, फ्री हो रोटेट करने के लिए। ठीक है, अब न्यूट्रल पॉइंट के हिसाब से मैं सारा सामान बना रहा हूँ, जरा ध्यान देना। सबसे पहले आप एक मैग्नेट लो, ठीक है, इस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ बनाओ। अब आप अर्थ के नॉर्थ और साउथ बनाओ। ये लो, ये अर्थ का नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। अब क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ इसकी, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, ये मैग्नेट की फील्ड लाइंस है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेट जो होती है उसकी फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है, लेकिन अर्थ की फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ जाती है। अभी पीछे बताया भी था मैंने आपको। तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने वाली फील्ड लाइंस है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ज़रा देखो, साउथ से नॉर्थ जाने वाली फील्ड लाइंस ये अर्थ की है, पूरी अर्थ की, तो पूरे अर्थ में ही फैली होगी। साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अब आप एक बात देखो, यहाँ पर ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जहाँ ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे वहीं पर न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर मैग्नेट की वजह से बनी हुई फील्ड अर्थ से बनी हुई फील्ड से कैंसिल हो रही है। और ये कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। मतलब मैंने कंपास को हॉरिजॉन्टली रख रखा है, ठीक है। अब एक चीज और समझो, अगर मैं इस मैग्नेट को उल्टा कर दूं तो, इधर लेके जा रहा हूं बेटा, इसका आंसर जरा ध्यान देना। अगर मैं इस मैग्नेट को उल्टा कर दूं, मतलब देखो, पहले मैंने नॉर्थ नॉर्थ को आमने सामने रखा था, अब मैं साउथ को नॉर्थ के सामने रख रहा हूँ। मैं अर्थ का नॉर्थ ले रहा हूँ यहाँ, और अर्थ का साउथ ले रहा हूँ यहाँ। अब जरा देखना होगा क्या। रखी अब भी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं रखी। क्वेश्चन में वर्टिकल मांगे, वो बात बताऊंगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, फिर वही नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। और अर्थ की साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। जरा देखो, इस बात को समझो। अब बताओ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, कैंसिल क्यों होगी, होगी ही नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन यहां समझो, साउथ से नॉर्थ की तरफ जब जा रही होगी और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जब जा रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगी यहां पर। समझ रहे हो, ये साउथ के अंदर जा रहा है और नॉर्थ यहां से बाहर जा रहा है। अब डायरेक्शन उल्टी पड़ गई, डायरेक्शन उल्टी पड़ गई, तो ये आया आपका न्यूट्रल पॉइंट। ये आया आपका न्यूट्रल पॉइंट। कितने न्यूट्रल पॉइंट दिखाई दे रहे हैं मुझे? दो न्यूट्रल पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जब उल्टा हो, और दो न्यूट्रल पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जब सीधा हो। इसे क्या कहते हैं, इसे इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इसकी इक्विटोरियल पोजीशन। तो यहाँ फॉर्मूला भी इक्विटोरियल पोजीशन का लगेगा, और वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में आर की क्यूब। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे इसे कहते हैं एक्सियल पोजीशन। और फॉर्मूला भी एक्सियल पोजीशन का ही लगेगा,
मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में आर की क्यूब। बात को समझो, एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है। चलो, लेकिन अगर मैग्नेट वर्टिकली रखी हो, सीधी रखी हो, सीधी मतलब अब मैं यहाँ बना नहीं सकता सीधी, मतलब एक नॉर्थ या एक साउथ ही दिखाई दे रहा ऊपर की तरफ उठा हुआ, तो अर्थ की तरफ एक ही आएगा, या तो नॉर्थ या साउथ, तो एक ही न्यूट्रल पॉइंट बनेगा, ठीक है। बात को समझे, ये तो हॉरिजॉन्टल रखी थी तो दो बनेंगे, वर्टिकल रखी होगी तो एक बनेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एट पॉइंट इनसाइड अ होलो स्टील बॉक्स इज। अब पहली बात सुनो, ये स्टील बॉक्स का मतलब क्या है, होलो मेटल, मेटलिक बॉक्स या कंटेनर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ किसी भी स्टील बॉक्स के अंदर जीरो होगी, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं कर पाएगी उस बॉक्स से, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं कर पाएगी स्टील बॉक्स से, ठीक है। आगे चलते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, करंट दे रखा है, देखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, रेडियस दे रखा है, रेडियस से आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। करंट दे रखा है 5 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द प्लेन। लो 60 डिग्री भी दे रखा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.5, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0.5 टेस्ला डिवाइडेड बाय cos 60। और क्या चीज़ चाहिए हमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क मांग रहा है, ठीक है। पहले तो समझो टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा, फिर एम कितना होता है, एन आई ए, बी यानी कि वही अर्थ मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। देख लो और कुछ तो नहीं मांग रहा। मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टर्निंग, कितना आएगा, एम बी साइन थीटा, क्या नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ ठीक है हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, assume that the dipole moment for the earth's magnetic field B which is given by the vertical component is this। अच्छा, vertical component दे रखा है आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर की क्यूब, तो हम जानते हैं, उसके साथ cos थीटा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन में आर की क्यूब, तो हम जानते हैं, उसके साथ cos थीटा दे रखा है, ठीक है। जहाँ पे ऊपर दे रखा है वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साइन थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है, वेयर थीटा 90 माइनस लैटिट्यूड, ठीक है, एज मेजर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक इक्वेटर, देन द
लोकी यानी कि लोकेशन ऑफ पॉइंट फॉर विच डिप एंगल इज 45। अच्छा दोनों के लिए 45। डिप एंगल नहीं है ये तो थीटा है, चलो कोई बात नहीं। डिप एंगल है 45, तो क्या चाहता है भाई हमसे, assume that this where, ये लिखा क्वेश्चन, where थीटा इज नहीं है, ये नहीं है, देन लोकी ऑफ द क्वेश्चन, ये मांग रहा है बेटा वो लोकेशन ऑफ पॉइंट वेयर डिप एंगल इज दिस। अब यहाँ लोकेशन में आप, और नीचे दे भी रखा है टेन थीटा, तो हम यहाँ पे टेन डेल्टा निकाल सकते हैं। देखो अब डेल्टा की वैल्यू हमें दे रखी है, बी एच बी भी हमें दे रखा है, टेन डेल्टा होता है बी एच अपॉन में बी बी। डेल्टा की वैल्यू उसने दी 45, बी एच कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन में आर की क्यूब साइन थीटा, बी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में आर की क्यूब कॉस थीटा। काटा पीटी करने के बाद हमारे पास आ जाता है ऊपर उल्टा कर दिया ना, बी वी अपॉन में बी एच। अब ठीक है मैं वही कहूँ, साइन थीटा कॉस थीटा उल्टे कर रहे हैं, देखते हैं। यहाँ वैल्यू आ रही है आपकी 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा टेन थीटा होता है, और यह कॉस बाय ठीक है कॉट थीटा 1045 यानी कि 1। यहाँ जो आपकी वैल्यू आएगी, ऊपर हमें कॉट की वैल्यू में नहीं दिया 10 में दिया, कोई बात नहीं इसको उल्टा लिख लो 2 बाय टेन थीटा, तो टेन थीटा आएगा आपका 2, क्योंकि 1045 तो 1 होता है, तो टेन थीटा आ जाएगा 2, तो थीटा आएगा आपका 10 इनवर्स 2। चेक करते हैं ये है हमारे पास, 10 इनवर्स 2 है, ऑप्शन बी होना चाहिए। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें थी, इसको ज़रूर चेक कर लेना न्यूमेरिकली, ठीक है, कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो। आगे चलते हैं। इफ़ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बेटा ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, मार्बल ये ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं। Horizontal component and vertical component of Earth magnetic field at a place is 0.3 and 0.52। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है 0.3, जी को टेस्ला में कन्वर्ट करना बता रखा मैंने आपको, क्या लिखा है बी एच, और वर्टिकल कंपोनेंट 0.52, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और एंगल डिप एंगल क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगी अंडर रूट ऑफ बी एच का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैं अभी पीछे आपको करा चुका हूँ, और बी बी का स्क्वायर, और उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है जो आपने 11th में पढ़ा था। और एंगल क्या होगा यहाँ पर, टेन अल्फा, टेन डेल्टा, वो होगा बी बी बाई बी एच, ठीक है। क्वेश्चन समाप्त। आगे चलते हैं। देखो at two different places the angle of dip are respectively 30 and 45। अच्छा डिप एंगल दे रखे अलग अलग प्लेसेस में, तो at these two places the ratio of horizontal component, अच्छा अर्थ के लिए यहाँ पर इन दोनों ही प्लेसेस पे बी ई तो सेम लेंगे हम, तभी काम चलेगा। अब बी एच फर्स्ट प्लेस पे
बी एच सेकेंड प्लेस पे क्या होगा, बीई कॉस 30, बीई कॉस 45, ये लेंगे हम, ठीक है। इस हिसाब से बीई तो कट जाएगा आपका डिवाइड करने पर, रेशियो क्या आएगी cos 30 बाय cos 45, वो सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस रिलेवेंट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी होती है, सर्कुलर, एलिप्टिकल, कन्वर्जेंट, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल। कहाँ पर, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस रिलेवेंट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ के साथ तो वो हॉरिजॉन्टली होती है और पैरेलल होती है, डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ से हॉरिजॉन्टल या पैरेलल होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, a compass needle which is allowed to move in a horizontal plane is taken to a geometrical pole, geomagnetic pole, ठीक है। एक कंपास नीडल है जो हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए छोड़ दी गई है, ठीक है। अगर उसको आप ज्योमेट्रिकल पोल पे ले जाओगे तो पोल पे तो काम करेगा नहीं, विल बिकम रिजिड शोइंग टू मूवमेंट, नो मूवमेंट। अच्छा, डी विल स्टे इन एनी पोजीशन, ये होना चाहिए जवाब। कोशिश करते हैं आगे, और अभी आगे देखते हैं आगे क्या ऑप्शन है आपके। विल स्टे इन नॉर्थ, और ये तो नहीं, क्योंकि पोल के ऊपर नॉर्थ ईस्ट पे नहीं रहती वो। विल स्टे इन ईस्ट वेस्ट, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। विल बिकम रिजिड शोइंग नो मूवमेंट, नहीं, रिजिड नहीं होगी, वो मूवमेंट दिखाएगी और किसी भी पोजीशन पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। उसे पता ही नहीं है, गलत रीडिंग देगी। नॉर्थ और साउथ पोल पे अगर हॉरिजॉन्टल रखोगे, वर्टिकल रखोगे तो डिप एंगल के हिसाब से बिल्कुल 90 डिग्री बना देगी। आगे क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, अ लाइन पासिंग थ्रू प्लेस हैविंग जीरो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप, जहां मैग्नेटिक डिप जीरो होती है उसे अक्लिनिक लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये नाम है बेटा, ये तो याद ही करना पड़ेगा। The angle which the total magnetic field of earth make with the surface of earth, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के साथ एंगल बनता है सरफेस ऑफ अर्थ का, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। द एंगल, वो एंगल जो सरफेस ऑफ अर्थ का बनता है मैग्नेटिक फील्ड से, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो ये बात अभी तक प्रूफ नहीं है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के पहले दो एग्जाम्पल देखोगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन देखोगे, तो उनके नीचे लिखा है कि काफी सारी यहाँ पे बातें एक दूसरे को गलत करती है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कन्वेक्टिंग करंट इन अर्थ कोर, ये बहुत ज्यादा सही मान जाती है। डाइवर्जिव करंट, ये तो बिल्कुल गलत बात है। रोटेशन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ बिल्कुल गलत है। ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अर्थ गलत है, ए लग रहा है यहाँ से, ठीक है। कन्वेक्टिंग करंट इन द अर्थ कोर, जो अर्थ के कोर में जो आपका मेटल है और आइनोस्फेयर है हमारा, ये जब एक दूसरे की पोजीशन में, उल्टी पोजीशन में घूमते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अर्थ के अंदर। आगे चलते हैं, तो अगर आइनोस्फेयर की बात आए तो वो भी आंसर ठीक माना जाएगा। आगे चलते हैं, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस 0.30 G, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कॉस डेल्टा। देखते हैं क्या बनता है। डिप एंगल दे रखा है उसने 60 डिग्री, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, हो गया क्वेश्चन। BE इज इक्वल्स टू
पी एच अपॉन में कॉस डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फिगर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द बार मैग्नेट। पहली लाइन में क्या है, नॉर्थ से बाहर जा रहा है, साउथ से अंदर जा रहा है। ठीक है, दूसरी में क्या है, नॉर्थ से अंदर जा रहा है, साउथ से बाहर जा रहा है, गलत। तीसरी में ये देखो, ये क्या है, अंदर बाहर आ जा रहा है। देखो अब ए और सी में ये बातें तो ठीक है, अब अंदर ही देख सकते हैं क्या फर्क है। यहाँ पर दोनों के एरो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। इसमें एक एरो गलत है, ये गलती है, वरना ये भी ठीक हो जाता। सी आंसर होना चाहिए। ए वाले में नॉर्थ से साउथ की तरफ एक एरो दिखाई दे रहा है, जो गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following statement is not correct about the magnetic field? पहली, the magnetic field lines form a circular closed loop बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। हमें इनकरेक्ट बताना है ना अभी तक, इज नॉट करेक्ट। ठीक है, पहली तो करेक्ट है। दूसरी, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक लाइन्स गो फ्रॉम, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, नहीं, बाहर साउथ नॉर्थ से साउथ जाती है, ये गलत है। आगे भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों पॉइंट याद रख लेना बेटा, ये तीनों पॉइंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, ये नहीं होता कि अच्छा, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि बाहर अगर नॉर्थ से साउथ होती है डायरेक्शन, तो अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, और इसने उल्टा बोल रखा है, अंदर क्या बोल रखी है इसने, नॉर्थ से साउथ, गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 45, देखो क्या कह रहा है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है आपको 0.3555 जूल पर टेस्ला। अच्छा, रेस्ट विद इट्स प्लेन नॉर्मल पर थीटा 90 है। नॉर्मल का मतलब आपका थीटा 90 है। टू एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 5 × 10⁻²। ठीक है, अब देखो गिवन मिले हैं मेरे को, ये नॉर्मल और ये। अ कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये लो परपेंडिकुलर, फिर दोबारा थीटा 90 ही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, when the coil is turned slightly and release it oscillate, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई, about its stable equilibrium with frequency this। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने में आपके दो फॉर्मूले लगेंगे। एक, टॉर्क होता है mb sin थीटा, थीटा अगर 90 हो तो टॉर्क हो जाएगा mb। टॉर्क का एक और फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा, उसने ऊपर ये बात कही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वही मांगा उसने मेरे से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा तो निकाल लिया, लेकिन इसका रिलेशन में फ्रीक्वेंसी से कैसे निकालो। चलो निकालते हैं। टॉर्क का और कोई फॉर्मूला है, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लो, इन दोनों फॉर्मूलों को ही। तो यहाँ से अल्फा तो आ गया आपका mbi, ठीक है। अब आपके पास बारी आती है अल्फा खोलने की। अल्फा यानी कि d² थीटा बाय dt², mbi। अब जरा ध्यान देना, इसको मैं इधर पर आगे अगले पेज पे ले लेता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ फॉर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन d² x बाय dt² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका d² बाय dt², ये जो दिखाई दे रहा है आपका mb बाय आई
ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्यू ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, एक्स भी नहीं है यहाँ पे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा को तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई न्यू, वहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। चलो देखते हैं। और ये किसके इक्वल है, एम बी आई के। हमें आई चाहिए, वो बन जाएगा एम बी बाय ओमेगा स्क्वायर। एम ठीक है, बी ठीक है, ओमेगा कितना है 2 पाई फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम बी बाय 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको ट्राई करना बेटा, यहाँ पे थीटा आता है आपका ओमेगा स्क्वायर थीटा। अगर मैं थीटा लगाता हूँ तो मुझे एम बी का भी थीटा रखना पड़ेगा, जिसको मैंने 90 ले लिया। काम करो, स्मॉल एंगल लो, ऑसिलेशन के लिए थीटा मत लो ये वाला, आप स्मॉल एंगल ले लो। फॉर स्मॉल एंगल इस बात पे ध्यान दो, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल्स टू, कहीं ऊपर लिखा है फॉर स्मॉल एंगल कॉइल ऑसिलेटर बॉन्ड, स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा और कुछ नहीं लिखा। स्लाइटली व्हेन कॉइल इज टर्न स्लाइटली एंड रिलीज, जब हल्का सा टर्न करके छोड़ दी जाती है तो स्मॉल एंगल आप इस बात पे ले सकते हो। इसको चेक करना पड़ेगा बेटा आपको न्यूमेरिकली पूरा सॉल्व करके आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से एम बी थीटा बन जाएगा, और एक बार एम बी थीटा को उससे कंपेयर किया तो वो थीटा इक्वेट हो जाएगा। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटके कॉन्स्टेंट आ रहा है ना, वो एंगल है। अब इसलिए हम एंगल को छोड़ नहीं सकते, तभी वो एंगल कटेगा। पीछे जाओ, यहाँ पर भी वो एंगल साथ रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो बातें ध्यान दी इस वाले में। इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान दी, एक टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल, टॉर्क बन गया एम बी थीटा, ये फॉर्मूला आपका काम आएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हमने, टॉर्क होता है आई अल्फा। फिर हमने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा, अल्फा जो होता है वो होता है थीटा ओमेगा स्क्वायर। उसको यहाँ टॉर्क में पुट किया और बना दिया। आई यहाँ पर बेटा करंट नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसलिए इसको इस वाले आई से दिखा दो, थीटा ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका एम बी आ गया आई ओमेगा स्क्वायर। समझो इसको, इम्पोर्टेंट है। इसका एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में, उसको भी चेक करना। चौथा पांचवा मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। बी एच दिया है आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट दिया है आपको। ठीक है, तो अर्थ का टोटल फील्ड क्या होगा, बी एच का स्क्वायर बी वी का स्क्वायर, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैग्नेटिक डाइपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक, द एंगल बिटवीन द फील्ड डायरेक्शन इज 60 एंड वन ऑफ द फील्ड हैज मैग्नीट्यूड इतना। ठीक है, इफ द डाइपोल comes to be stable at angle 30 degree, ठीक है, with this field, then magnitude of that field is what। देखो हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं। पहली बात, एक तो हमें थीटा दिया है 60 डिग्री का, इसका हम क्या करेंगे पता नहीं अभी तक। फिर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दिया, दूसरी नहीं दी।
फिर एक थीटा दिया हमें 30 डिग्री का। अब मेरी बात सुनो, एक मैग्नेटिक डाइपोल है जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स है, एंगल जो है उनके बीच में 60 डिग्री का है, ठीक है। एंड वन ऑफ द फील्ड हैज इतना मैग्नीट्यूड इफ द डाइपोल कम्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम एट 30 डिग्री। तो थीटा वन आपका 30 है, तो जाहिर सी बात है थीटा टू क्या होगा, थीटा माइनस 30, यानी कि वो भी 30 होगा। दो एंगल दे दिया आपको, थीटा वन और थीटा, ठीक है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पर टॉर्क दोनों फील्ड की वजह से बराबर होता है। मांगा क्या था, द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड। अच्छा ठीक है, एक का तो लगा देंगे हम, एम बी साइन थीटा। अब मेरी बात सुनना, साइन थीटा वन और एम बी साइन थीटा टू, तुम ध्यान दो, बाहर से लगने वाला मैग्नेटिक मोमेंट जो है दोनों के लिए सेम है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक डाइपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो दो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो सेम है, तो मैग्नेटिक डाइपोल तो काट दो। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी टू, और बी टू क्या होगा, बी वन साइन थीटा वन बाय साइन थीटा टू, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वेक्टर नीड्स थ्री क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। एक वेक्टर है जिसको तीन क्वांटिटीज चाहिए। अच्छा, which of the following independent quantity is not used to specify the earth's magnetic field? अच्छा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए क्या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन चाहिए, हाँ जी चाहिए। क्या डिप एंगल चाहिए, हाँ चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हाँ चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट, चारों ही चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में से कोई एक ले लो। आप एक काम करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रखो, वर्टिकल कंपोनेंट की हमें जरूरत नहीं है, डी को कट कर देता हूँ, ठीक है। हमें डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन चाहिए, डिप एंगल चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया तो वर्टिकल कंपोनेंट अपने आप मिल जाएगा, तो आप फोर्थ पॉइंट को काट सकते हैं, डी ऑप्शन। आगे अ डिप, थोड़ा सा काला है जरा देखना। अ डिप सर्कल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। द अपरेंट डिप विल बी व्हाट, अगर डिप सर्कल राइट एंगल पर है तो अपरेंट डिप जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, उसने ऊपर खुद ही बोला है कि डिप सर्कल राइट एंगल पर है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जिस एंगल पर बैठा हुआ है डिप एंगल, वही उसका एंगल बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप एट अ सर्टेन प्लेस ऑन अर्थ इज 60, ठीक है। डिप एंगल दे रखा है आपको। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0.26 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, फिर वही फॉर्मूला बी एच इक्वल्स टू बी ई कॉस डेल्टा। बी ई आ गया यहाँ से आपका, बी एच अपॉन में कॉस डेल्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 51। इफ म्यू ई एंड म्यू पी डिनोट्स द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या होगा, पहले तो आप ये समझ लो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है E अपॉन 2me मल्टीप्लाई में L। ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये प्रोटॉन के लिए। अब चार्ज आएगा ऊपर। अब चार्ज तो दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम नहीं है। तुम ये कह सकते हो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास प्रोटॉन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो
तो म्यू इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा। ये क्या लिखा है, मास प्रोटॉन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो म्यू प्रोटॉन का ज़्यादा होगा, म्यू इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा प्रोटॉन से। ये दे रखा है कहीं ऑप्शन, म्यू इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा, ए आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। द एंगल which the total magnetic field of earth makes with the surface of earth is called angle of inclination। अभी पीछे करा है हमने। Angle between magnetic meridian and geographical meridian is called angle of declination। डिप एंगल नहीं, ठीक है, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कह सकते हो, तो आंसर डी होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, डिप एंगल तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेट के नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है। जैसे ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये होता है डिप एंगल। ठीक है, और ज्योग्राफिकल और मैग्नेट ये है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। रुको, बना ही नहीं सही ज्योग्राफिकल मेरिडियन, अब बनाते हैं। ये आपका ऑरेंज कलर का ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ब्लू कलर का मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये है आपकी मैग्नेट और ये उस मैग्नेट और ये है उसका मैग्नेटिक फील्ड, यह है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके साथ इसका डिप एंगल आ रहा है, यह है उसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और इनके बीच में जो एंगल है वही है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसके बीच में होता है, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की सरफेस के बीच का एंगल। द डिप नीडल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, डिप नीडल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है टू अ मैग्नेटिक मेरिडियन विल बी एट व्हाट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और किसी भी डायरेक्शन। तो आपको जवाब देना है परपेंडिकुलर, तो वर्टिकल भी होगी या थीटा 90, हॉरिजॉन्टल पर पैरेलल होगी या थीटा 0। आगे चलते हैं। If the magnet is suspended at angle 30 to the magnetic meridian, it makes an angle 45 with horizontal component। ये आपका डिप एंगल अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो रियल डिप इज व्हाट, डिप एंगल तो यहाँ 45 दिख रहा है और तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पर। अगर मैग्नेट इज सस्पेंडेड वर्टिकली, सस्पेंडेड एट 30 टू मैग्नेटिक मेरिडियन, इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री बना रहा है वो, तो लगेगा तो फॉर्मूला 1045 था। ठीक है, यहाँ पर ये तो 45 है, तो रियल डिप इज व्हाट, रियल डिप इज व्हाट, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं बी वी बाई बी एच का, और तो कुछ बन नहीं रहा। अब बी वी बाई बी एच में वो 30 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ अगर cos 30 लगाएं तो क्या फॉर्मूला बनता है, तो बनेगा 1045 इज इक्वल्स टू बी वी बाई बी एच, cos 30 की वैल्यू होती है
√3/2 और ये है आपका tan थीटा 2/√3। tan 45 से कोई दिक्कत नहीं हो, 1 बन जाता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा इक्वल्स टू √3/2 यानी कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3/2। इसको ऑप्शन चेक करो कि क्या ए है, ठीक है, डी भी हो सकता है, चेक करके बताओ बेटा मेरे को इसको। आगे चलिए। A magnetized thin rod of length L and magnetic moment M। एक मैग्नेटाइज थिन रॉड है जिसकी लेंथ L है और मैग्नेटिक मोमेंट M है, कैपिटल M है, ठीक है। इस बैंड इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो इट्स न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी वॉट। यहां पर सेमी सर्कल का रेडियस R है ना, और सेमी सर्कल का जो लेंथ है वो πr हो जाएगा। पूरा सर्कल होता तो 2πr होता, तो लेंथ तो आपके बराबर आ गया πr², πr के, ठीक है। तो आप कह सकते हो R हो गया L/π, ऊपर R वार कुछ दे दो नहीं रखा, बेंट इनटू फॉर्म सेमी सर्कल, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। R की वैल्यू आ गई। अब एरिया यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ और करंट निकाल सकता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या है आपका, ओरिजिनली मैग्नेटिक मोमेंट था M, ठीक है। पाई दिखाई दे रहा है मेरे को, अब यहाँ पे हमें एरिया वाला फॉर्मूला ना लगा के काम करते हैं, छोटा m लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ के नाम से, ठीक है। तो अब जो नया m आएगा वो क्या होगा, वही मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाई में लेंथ। अब लेंथ कितनी है, अब लेंथ है 2r, एक आ रही है और एक आ रही है, ठीक है। टू आर और ये आया है आपका M/L, M डैश आया ये, वो हमसे क्या मांग रहा है, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज, और R की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, L/π, L से L कट जाएगा, M डैश आएगा M/π, ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन होगा इसका। हमने यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो निकाला है वो हमें नहीं पता, मैग्नेटिक मोमेंट हमें नहीं पता था किसकी टर्म में, करंट की टर्म में, तो हमने मैग्नेटिक मोमेंट को किस टर्म में ले लिया। देखो मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको मैग्नेटिक मोमेंट का, ध्यान दो, ये कौन सा फॉर्मूला है, पर यहाँ पे ध्यान दो, मैग्नेटिक मोमेंट को इसने ले लिया है डाइपोल मोमेंट की तरह। डाइपोल मोमेंट में हम लेते थे चार्ज इंटू लेंथ, है ना, वही करा है इसने, चार्ज इंटू लेंथ। चार्ज को क्या ले लिया है, छोटा m, और लेंथ को ले लिया l, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू आ गई मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ, ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगी, उसको ले लिया इसने। ये क्या है, मैग्नेटिक चार्ज नाम दे रहा हूँ मैं इसको, मैग्नेटिक चार्ज। और उस m डैश को निकालने के लिए फिर मैंने इसको m को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल लेंथ से, और वो टोटल लेंथ कितना लिया मैंने, इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2r। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ द सेम हॉरिजॉन्टल डेंसिटी। अभी देखो ध्यान दो, अगर
सेम हॉरिजॉन्टल डेंसिटी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोडायनेमिक लाइंस। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट, हम एक काम करते हैं, इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले एगोनिक लाइंस, एगोनिक लाइंस क्या है? इट इज द सर्कल ऑन अर्थ सरफेस विच passes थ्रू geographical as well as magnetic poles। पहली बात, it is the circle on earth surface which passes through geographical as well as magnetic poles of earth। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर जो आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है वो 0 होता है। अब अगला आता है आइसोगोनिक लाइंस। ये कौन सी लाइंस होती हैं? ये वो लाइंस होती हैं जो अर्थ की सरफेस पे ज्वाइन करती है उन पॉइंट्स को जहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम होता है। These are lines on earth surface joining the points where magnetic declination is same। और अक्लिनिक क्या होता है? जहां पर डिप एंगल 0 होता है। पीछे हमने क्वेश्चन में देखा था। अच्छा, और आइसोडायनेमिक लाइंस इसने बोल ही दिया है, द लाइंस जॉइनिंग द प्लेस ऑफ सेम हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी। ठीक है, तो इन सब की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आगे चलते हैं। द रेशियो बिटवीन total intensity of magnetic field at equator to the poles is 1:1। अगर मैं आपसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलूं तो इक्वेटर पे डिप एंगल 0 होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं पोल्स की, तो वहां पे डिप एंगल होता है 90, वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाएगा। अब आप एक काम करो, इस जगह पर जो टोटल आया वो क्या है? बीई। इस जगह पर जो टोटल आया वो क्या है? बीई। तो रेशियो क्या है पोल्स और इक्वेटर की? 1:1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ कैन बी मॉडल्ड बाय दैट ऑफ पॉइंट dipole placed at the center of earth। अच्छा, the dipole axis makes an angle। अच्छा ठीक है, हाँ,
इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विद द एक्सिस ऑफ अर्थ एट द मुंबई एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज नियरली 0 देन द डिक्लिनेशन वेरी बिटवीन, ये बेकार क्वेश्चन है। ये बेटा कभी भी ऐसे नहीं आएंगे कि अर्थ मुंबई में इतना है, दिल्ली में इतना है, ऐसे कोई हमें ये वाली चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अ करंट कैरीज लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक अ, अगर एक करंट कैरिंग लूप को आप रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक पोल के जैसा नहीं करेगा, मैग्नेटिक पोल तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा नहीं करेगा, नहीं नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा। उस करंट कैरिंग लूप में साउथ और नॉर्थ आ जाएंगे। अब ये करंट कैरिंग लूप है, तो इस अगर ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है तो उसके इधर आएगा साउथ, और अगर ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है इसी वाले सिक्के को, तो आएगा नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं समाप्त।